दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाचन तंत्र बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन, सबसे पहले समझिए टॉपिक के नाम को। पाचन क्या होता है? तो जब हम भोजन करते हैं तो भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन क्या है? तो भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है। सबसे पहले पाचन का परिभाषा देखिए। पाचन क्या है? तो भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल पदार्थों भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। और पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से शुरू होता है। कहाँ से? मुख गुहा से। यह मुख गुहा से प्रारंभ होता है। यह मुख गुहा से प्रारंभ होता है। यह मुख गुहा से प्रारंभ होता है। अब समझिए पाचन क्या होता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से, यानी मुंह से शुरू होता है पाचन की क्रिया। तो जब हम भोजन मुंह में डालते हैं तो मुख गुहा से पाचन की क्रिया जो होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, जब शुरू हो जाता है उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? तो कहाँ जाता है? ग्रास नली में। कहाँ जाता है? इसके बाद भोजन ग्रास नली में जाता है। कहाँ? ग्रास नली में जाता है। तो ग्रास नली में क्या होता है? भोजन, ग्रास नली जो होता है वो एक थैली के आकार क्या होता है कि एक रचना होती है, यानी पाइप की जैसी रचना होती है। क्या? ग्रास नली। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं ना तो उसको मुंह से अमाशय तक पहुंचा देना। किसका काम है? ग्रास नली का। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें पाचन जो है नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है किसमें? ग्रास नली में। और इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? पाइप की जैसी, यानी थैलीनुमा। इसकी आकृति कैसी होती है? ग्रास नली की जो आकृति होती है वो थैलीनुमा होती है। कैसी होती है? थैलीनुमा आकृति होती है। थैलीनुमा तो आकृति होती है लेकिन इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, पाचन की क्रिया कहाँ होगी? अमाशय में होगी। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। आकृति होते है थैलीनुमा और इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। इसमें पाचन नहीं होता है। लिख दिए, इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली का जो मुख्य काम है वो भोजन को मुंह से लेकर के अमाशय तक पहुंचाना। ग्रास नली का काम क्या है? ग्रास नली का जो मुख्य काम है वो भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। अमाशय तक पहुंचाना किसका काम है? भोजन को अमाशय से जोड़ना। ठीक है, पाइप के जैसा होता है। तो भोजन को अमाशय तक पहुंचाना किसका काम है? तो ग्रास नली का काम है। किसका काम है? ग्रास नली का। तो एक बार इसको फिर से समझिए। ग्रास नली जो होता है, जब हम भोजन मुंह में डालते हैं तो ग्रास नली का काम क्या होता है कि इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है ग्रास नली में। और इसकी आकार जो होती है वो थैलीनुमा होती है, यानी पाइप की जैसी होती है। और ग्रास नली का काम क्या है?
कि जब हम भोजन जो मुंह में डालते हैं ना, उसको कहाँ तक पहुंचा देना, अमाशय तक पहुंचा देना। इसका काम होता है ग्रास नली का। उसके बाद जब भोजन अमाशय तक पहुंच जाता है तो अमाशय में क्या होता है सो समझिए। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में। कहाँ जाएगा भोजन, अमाशय में जाएगा। तो अमाशय जो है इसकी भी आकृति कैसी होती है, थैलीनुमा आकृति होती है। अमाशय की आकृति कैसी होती है, थैलीनुमा। थैलीनुमा आकृति होती है, थैलीनुमा आकृति। थैलीनुमा आकृति होती है किसका, अमाशय का। अमाशय का आकृति जो होता है वो थैलीनुमा होती है। और इसमें पाचन की क्रिया होती है। इसमें कौन सी क्रिया होती है, इसका काम क्या है, इसका काम है पाचन। इसमें पाचन की क्रिया होती है किसमें, तो अमाशय में पाचन की क्रिया होती है। और यह भोजन लगभग 4 घंटा तक रोक कर रखती है। 4 घंटे तक रोक कर रखती है। कौन 4 घंटे तक रोक कर रखती है, तो अमाशय रोक कर रखती है। कौन, अमाशय। तो इसको समझिए, अमाशय जो है, अमाशय को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक, यानी पेट। अमाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमक, STOMACH, स्टोमक यानी पेट कहते हैं, पेट। तो अमाशय क्या है, अमाशय एक थैलीनुमा आकृति है, ठीक है। और अमाशय का काम क्या है, तो अमाशय का काम है भोजन को पचाना। क्या है, भोजन की पाचन में मदद करना अमाशय का काम है। तो भोजन का पाचन कहाँ होता है, अमाशय में ही होता है सब काम। तो भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखती है कौन, अमाशय, ठीक है। भोजन इसीलिए मनुष्य को 4 घंटा के बाद ही खाना खाना चाहिए, है ना। तो भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखती है कौन, अमाशय रखती है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कार्डियक। तो कार्डियक जो होता है वो हमारे शरीर में पाया जाता है, पेट के अंदर। तो कार्डियक से HCl अम्ल निकलता है, कार्डियक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कार्डियक। कार्डियक से क्या निकलता है, HCl निकलता है। कार्डियक से HCl निकलता है। तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल है। तो कार्डियक से HCl निकलता है जो भोजन को अम्लीय बना देता है। यह भोजन को कैसा बना देता है, HCl भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन को अम्लीय बना देता है कौन, HCl। तो कार्डियक से HCl निकलता है जो भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है। और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। क्या करता है कि एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है, क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है कौन, HCl। साथ ही जो हम भोजन जो करते हैं और उसमें जो कीटाणु चला जाता है तो उसको मारता है कौन, HCl मारता है। कीटाणुओं को भी मारता है, कीटाणुओं को भी मारता है कौन, तो HCl मारता है। अब इसको समझिए, कार्डियक। तो कार्डियक जो है वो हमारे अमाशय के अंदर पाया जाता है। और कार्डियक से क्या निकलता है, HCl अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन को क्या कर देता है, जो हम भोजन करते हैं उसको अम्लीय बना देता है, ठीक है। कौन, तो HCl भोजन को अम्लीय बना देता है। एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है HCl। कीटाणुओं को भी मारता है कौन, जब हम भोजन करते हैं और हमारे अमाशय यानी पेट में जो कीटाणु रहता है उसको कौन मारता है, तो HCl मारता है। साथ ही एंजाइम की क्रिया शक्ति को भी बढ़ा देता है। तो एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं, सुनिए। टॉपिक का नाम क्या था, पाचन तंत्र। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है उसको समझिए, पाचन। तो पाचन क्या होता है, भोज्य पदार्थों का, जब हम भोजन करते हैं तो भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है। और पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा से पाचन की क्रिया शुरू होता है। उसके बाद जब हम भोजन करते हैं तो ग्रास नली आता है,
तो ग्रास नली में जो पाचन की क्रिया नहीं होती है, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें ग्रास नली की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, थैलीनुमा, यानी पाइप की जैसी इसकी आकृति होती है। और ग्रास नली का काम क्या है कि जब हम भोजन जो मुंह में डालते हैं ना तो उसको अमाशय तक पहुंचा देना। किसका काम है, ग्रास नली का काम है भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। उसके बाद अमाशय आता है, अमाशय यानी पेट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमिक। अमाशय जो है उसकी भी आकृति थैलीनुमा आकृति होती है। और अमाशय में भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है, पाचन और अवशोषण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण। तो देखिए अमाशय में भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखती है कौन, अमाशय रोक कर रखती है। उसके बाद कार्डियक है, तो कार्डियक से एसियल अम्ल निकलता है, एसियल निकलता है जो भोजन को क्या करेगा, एसियल अम्लीय बना देगा। साथ ही एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है कौन, तो HCl बढ़ा देता है। और कीटाणुओं को भी मारता है कौन, तो HCl कीटाणु को मार देता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका फंडिक। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, फंडिक। फंडिक जो होता है वो बीच का भाग होता है, अमाशय के बीच का भाग। इसके बाद क्या है अगला टॉपिक, फंडिक है। फंडिक का काम क्या है सो सुनिए। फंडिक अमाशय के बीच का भाग होता है, क्या, फंडिक। फंडिक जो होता है वो अमाशय के बीच का भाग होता है कौन, फंडिक। ये अमाशय के बीच का भाग होता है, अमाशय के बीच का भाग होता है, बीच का भाग होता है कौन, फंडिक। फंडिक क्या होता है, अमाशय के बीच का भाग होता है। और जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है, इसमें कैसी रचना पाई जाती है, कांटेनुमा, कांटेनुमा रचना पाई जाती है। इसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है, यानी जो फंडिक होता है अमाशय में उसमें कांटे की जैसा रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। इसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रूजी, क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। तो फंडिक जो होता है ना वो हमारे अमाशय के बीच वाला भाग होता है। और इसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है, यानी कांटे की जैसा रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। और जब हम रूजी जो है वो भोजन को रोक कर रखता है। रूजी का काम क्या है, रूजी का काम, रूजी का जो काम है वो भोजन को रोक कर रखता है, भोजन को रोक कर रखता है, रोक कर रखता है, भोजन को रोक कर रखता है कौन, तो रूजी। रूजी का काम है भोजन को रोक कर रखना। और जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं ना, जब हम उपवास में रहते हैं, तो जब हम भोजन नहीं किए रहते तो रूजी का काम क्या है कि वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, और जिससे हमें पेट में चुभन होने लगती है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी क्या होता है, अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिससे पेट में क्या होने लगता है, चुभन होने लगता है। भोजन जब नहीं किए रहते हैं, भोजन नहीं किए रहते हैं, भोजन जब नहीं किए रहते हैं तो रूजी क्या हो जाता है, अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिससे पेट में चुभन होने लगती है, पेट में चुभन होने लगती है, चुभन होने लगती है, जिससे पेट में क्या होने लगती है, चुभन। तो इसको फिर से समझिए, फंडिक। तो फंडिक जो होता है वो अमाशय के बीच वाला भाग होता है, फंडिक। और इसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है, कांटे की जैसी, जिसे रूजी कहते हैं। और रूजी का काम है भोजन को रोक कर रखता है हमारे अमाशय में कौन, तो रूजी, ठीक है। और भोजन को जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं, जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी जो है वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिससे पेट में क्या होने लगता है, चुभन होने लगता है, इसलिए पेट दर्द होने लगता है, ठीक है, फंडिके के कारण। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपको पाइलोरिक। तो पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, पाइलोरिक, पाइलोरिक से, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, किसमें,
तो पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। जिससे क्या होता है? जठर रस, जिससे जठर रस का स्राव होता है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। तो पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाए जाते हैं, जिससे जठर रस का स्राव होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस का। जब जठर रस काम नहीं करती है तो पाइलोरिक में जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पाइलोरिक में, जिससे क्या होता है? जठर रस का स्राव होता है, यानी जठर रस निकलता है। जठर रस हमारी आमाशय में निकलता है। और जब जठर रस काम नहीं करती है, जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है, जठर ग्रंथि जब काम नहीं करती है, जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो एक बीमारी हो जाता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो एक प्रकार की बीमारी हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक। जिसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक कहते हैं। गैस्ट्रिक। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो क्या हो जाता है कि गैस्ट्रिक बीमारी हो जाती है। तो पाइलोरिक में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। और जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उसको क्या हो जाता है कि गैस्ट्रिक का बीमारी हो जाता है, गैस्ट्रिक का बीमारी। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है जठर रस में। तो जठर ग्रंथि में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन तथा पेप्सिन पाई जाती है। जठर ग्रंथि में क्या पाया जाता है? रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है जठर ग्रंथि में। और दूध को कौन पचाता है? रेनिन जो है वो दूध को दही में बदल देता है। कौन? दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलता है। कौन? रेनिन। रेनिन जो है वो दूध को दही में बदलता है, रेनिन। और दूध को पचाता है, दूध को दही में बदलता है। कौन? रेनिन। और दूध को पचाता है। क्या करता है? दूध को पचाता है। कौन? तो रेनिन दूध को पचाता है। साथ ही दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन, साथ ही दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को क्या करता है कि केसिन इसमें क्या बदल देता है? कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। इसको समझिए। पाइलोरिक, तो पाइलोरिक में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। ठीक है। जठर ग्रंथि जब काम नहीं करती है तो इस बीमारी को गैस्ट्रिक कहते हैं। और जठर ग्रंथि में दो प्रकार का क्या पाया जाता है? रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। किस में? जठर ग्रंथि में। और दूध को दही में बदलता है। कौन? रेनिन। हम जो दूध पीते हैं तो दूध को कौन पचाता है? रेनिन पचाता है। कौन? रेनिन। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। कौन? दूध को। उसके बाद समझिए, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन जो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टाइड में बदल देता है। उसके बाद भोजन आमाशय के छोटी आंत में जाती है। पेप्टाइड में बदल देता है। भोजन आमाशय के छोटी आंत में जाती है। भोजन आमाशय के छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत में जाती है। आंत में जाता है।
आंत में जाता है। भोजन अमाशय के कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो किसका रूप ले लेता है? कायम का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है छोटी आंत में जाने के बाद? कायम का। कायम का रूप ले लेता है कौन? तो भोजन। अब इसको एक बार फिर से समझिए। फंडिक, तो फंडिक जो है वो अमाशय के बीच वाला भाग होता है फंडिक। फंडिक में कांटेनुमा रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। रूजी का काम है भोजन को रोक कर रखना। हमारे अमाशय में भोजन को रोक कर कौन रखता है? रूजी। और जब भोजन को रोक कर रखता है और जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो उस दिन क्या होता है कि रूजी जो होता है वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिससे पेट में चुभन होने लगती है। जिससे क्या होने लगती है? पेट में चुभन। और पाइलोरिक, तो पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। और जठर ग्रंथि जब काम नहीं करती है तो उस बीमारी को गैस्ट्रिक कहते हैं। और जठर ग्रंथि में दो प्रकार का क्या पाया जाता है? रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है, एंजाइम। और दूध को दही में बदलता है कौन? दूध को दही में बदलता है रेनिन। और दूध को कौन पचाता है? जब हम दूध पीते हैं तो दूध को कौन पचाता है? तो रेनिन पचाता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है कौन? पेप्सिन। और भोजन अमाशय के छोटी आंत में आ जाता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? अमाशय के छोटी आंत में। जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो वह कायम का रूप ले चुका होता है। किसका रूप? कायम का। ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है छोटी आंत के बारे में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत 3 भाग में बटा होता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन होता है किसमें? ये पूछ सकता है कि भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है? तो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत जो है वो 3 भाग में बटे होते हैं। छोटी आंत 3 भाग में बटे होते हैं। 3 भाग में बटे होते हैं। कौन कौन? पक्वास। पहला है पक्वास, जेजूनम और इलियम। तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण पाचन, पूरी तरह से भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पक्वाशय, जेजूनम और इलियम होता है। उसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका यकृत यानी लीवर। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है यकृत। यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। यकृत क्या है? तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। और इसका भार जो होता है वो लगभग 1.5 kg होता है। 1.5 kg लगभग होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यानी यकृत लीवर होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होती है। इसका भार लगभग कितना होता है? 1.5 kg। भार 1.5 kg होता है। और यकृत जो है वो अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेती है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक करते हैं। यकृत जो होता है वो अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या करते हैं कि स्वतः ही ठीक कर लेते हैं। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो
यकृत लीवर में ही होता है, इसीलिए अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेते हैं। और यकृत में पित्त का निर्माण होता है, इसमें किसका निर्माण होता है? पित्त का। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है। यकृत में किसका निर्माण होता है? पित्त का निर्माण होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से समझिए, क्या है? छोटी आंत। तो छोटी आंत को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यानी पूरी तरह से भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन? पक्वाशय, जेजुनम और इलियम होता है। तो उसके बाद जो टॉपिक है वो है यकृत, यानी लीवर के बारे में। तो यकृत जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत यानी लीवर है। यकृत का भार लगभग कितना होता है? 1.5 kg लगभग। और यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को, मतलब क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कम कर लेता है, तो यकृत। और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन भी किसमें होता है? तो यकृत लीवर में ही होता है। और यकृत में पित्त का निर्माण होता है, पित्त को इंग्लिश में कहते हैं बाइल। यकृत में किसका निर्माण होता है? पित्त का निर्माण होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसमें कुछ और टॉपिक बच गया है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।